आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। एनएसएल साइंस की आप लोगों के लिए 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा का सेकंड पार्ट लेकर के आया है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन किए हैं। अंतिम जो टॉपिक था उसमें वो था अनुगमन वेग। अब हम देखते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। आइए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध के लिए एक सूत्र का निगमन करते हैं। तो सबसे पहले अनुगमन वेग और विद्युत धारा में सूत्र का निगमन करने के पहले हम एक चालक तार ले लेते हैं। इस चालक तार का नाम भी रख देते हैं पी क्यू। चालक तार की आकृति कैसी होती है? चालक तार की आकृति बेलनाकार होती है। तो यहाँ पर बेलन के आकार का है चालक तार। इसकी लंबाई मैं L ले लेता हूं और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को मैं क्या मान लेता हूं? कैपिटल A। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। माना चालक तार PQ, चालक तार PQ की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तार की लंबाई स्मॉल l और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है। अब हम ये जो चालक तार है इसका आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। या आयतन कितना होगा उसको देख लेते हैं। चालक तार का आयतन जब बेलन की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद दोनों दिया रहता है तब बेलन का आयतन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा? A इंटू L। फिर मान लेते हैं, माना तार के प्रति एकांक आयतन, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेते हैं? तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मान लेते हैं। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। तो चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पर आयतन दिया है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मान लिए हैं हमने। क्या माने हैं? स्मॉल n माने हैं। और आयतन कितना आया है? A इंटू L। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या माने हैं? n। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n A इंटू L। ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि हम ये मान लें कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ये हम मान लेते हैं स्मॉल e। और हम मानते भी हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल e से दर्शाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना ले लिए? स्मॉल e। हमने विद्युत आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का जो फार्मूला है उसके आधार पर चालक में कुल आवेश की मात्रा जो होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमने देखा है Q बराबर N इंटू E। तो यहां पर चालक तार में कुल आवेश की मात्रा, चालक तार में कुल आवेश की मात्रा, ये हम आवेश की मात्रा को कैपिटल Q ले लेते हैं
और कैपिटल Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर जो N लिया गया है वो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा हमने लिया है E, तो ये हो जाएगा इंटू E। तो चालक तार पर कुल आवेश की मात्रा कितना आ गया, NaL इंटू E आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आवेश की मात्रा। जब हम चालक तार पर विभवांतर आरोपित करते हैं, क्या आरोपित करते हैं, चालक तार पर विभवांतर, अर्थात चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। बैटरी जोड़ते हैं तो यहाँ चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसकी दिशा किधर होती है, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग किससे दर्शाए थे, Vd से, मैं यहाँ पर Vd से दर्शा दिया हूं। यदि मैं लिख लेता हूं, यहां पर ध्यान देना, यदि आवेश को चालक तार को पार करने में, किसको पार करने में, चालक तार को पार करने में T समय लगता हो, कितना समय लगता हो, T समय लगता हो, तथा एक और मान लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो चित्र में दर्शा दिए हैं, किससे दर्शाए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो तो, कितना हो, Vd हो तो समय T मान लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या मान लिया, Vd मान लिया। तो यहां पर समय T का फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए हमने पढ़ा है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां पर वेग हमने क्या माना है, Vd माना है, तो यहां से यदि हम T को इधर पक्षांतर कर दें और Vd को इधर पक्षांतर करें तो T बराबर क्या आ जाएगा, L अपान Vd। यहां पर L क्या है, L जो है चालक तार की लंबाई है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, T बराबर L अपान Vd, आवेश को चालक तार को पार करने में लगा समय। यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो, चालक में प्रवाहित धारा क्या हो, I हो तो I बराबर हमने पढ़ा है आवेश बटा समय, क्या पढ़ा है, आवेश बटा समय। यहां से हमने समय T कितना कैलकुलेट किया है, L अपान Vd, और इसके पहले में हमने निकाला है आवेश Q कितना आया है, NaL इंटू E। तो आवेश का मान और समय का मान, दोनों का मान I के फार्मूले में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर किसका मान रखेंगे, मान हम रखेंगे समीकरण 1 से Q का मान यहां पर रख देंगे, Q का मान ये आया है NaL इंटू ये समीकरण 1 से, बटे समीकरण 2 में किसका मान निकाले हैं, T का मान इसमें रख दो, ये आया है L अपान Vd। यहां से L और L कट जाएगा, Vd ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा NeAVd। तो ये प्राप्त हो गया विद्युत धारा और किसमें संबंध है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसी में हमने पढ़ा है
धारा घनत्व, जो पहला पार्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा है, धारा घनत्व पढ़ा है। धारा घनत्व J बराबर हमने पढ़ा है I/A। यदि मैं I का मान इसमें रख देता हूं तो I के रिप्लेस में क्या रखेंगे, NeAVD। NeAVD रख दिए, नीचे में कितना है क्षेत्रफल A, तो ये A और A कट जाएगा, ये आ जाएगा J बराबर NeVD। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, J बराबर NeVD। तो ध्यान देना ये जो फार्मूला है ये किसके किसके बीच संबंध दिखा रहा है, विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। किसके किसके बीच, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को दर्शाया, क्योंकि उस फार्मूले में विद्युत धारा I भी है और क्या है, अनुगमन वेग VD भी है। दूसरा जो हम फार्मूला निकाले हैं ये धारा घनत्व है, J और VD क्या है, अनुगमन वेग है। तो इस फार्मूले में आया है धारा घनत्व J और एक आया है अनुगमन वेग। तो ये किसके किसके बीच संबंध हो जाएगा विद्यार्थियों, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। तो यहां पर एग्जाम में कई बार पूछा है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो हम लोगों को यहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा विद्यार्थियों, I = NeAVD। यदि प्रश्न में पूछा गया कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो हम लोगों को यहाँ J बराबर NeVD कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। आइए अब देखते हैं अनुगमन वेग का सूत्र का कैलकुलेशन करेंगे। अनुगमन वेग के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है, अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन करेंगे। तो फिर से शुरुआत वहीं से करेंगे, चालक तार से। चालक तार, फिर वही चालक तार, चालक तार PQ, नाम दे दिए चालक तार PQ। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। और जब हम इस चालक तार पर सेल या बैटरी के सहायता से विभवांतर आरोपित करते हैं, क्या आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो क्या होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न हो जाता है। चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कब, जब हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित किए हैं। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना आरोपित किए हैं, V। ये V विभवांतर है। और चालक तार की जो लंबाई है, चालक तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, चालक तार की लंबाई हमने ले लिया L, ठीक है। तो यहां पर माना L लंबाई के चालक तार, L लंबाई के चालक तार के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाने पर, सिरों के मध्य कितना विभवांतर, विभवांतर V लगाने पर या आरोपित करने पर चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पर दिखा भी दिए हैं कि जो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धन सिरे से किधर होती है, ऋण सिरे की ओर होती है। तो चालक तार में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो P से Q की ओर है। किधर है, P से Q की ओर। अब हमने पढ़ा है विभव प्रवणता के बारे में। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता वाले में एक फार्मूला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विभव में परिवर्तन और बटे दूरी। तो यहां पर विभव में परिवर्तन सीधा सीधा विभवांतर लिए हैं और दूरी इस dl के जगह हमने क्या लिया है, चालक तार की लंबाई l। तो चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर V अपान L। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, किस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा किससे दर्शाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को दर्शाते हैं स्मॉल e। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल e हो तो चालक तार जो लिए हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी दर्शा देता हूं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करते हैं। तो चालक तार पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने क्या ले लिया, E ले लिया। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की पर आवेश की मात्रा E हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, किस पे लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल को हम किससे दर्शाते हैं, बल को दर्शाते हैं कैपिटल F से। तो ये जो बल F बराबर आ जाएगा, ये फार्मूला आएगा यहां से। कहां से, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फार्मूला होता है E बराबर F अपान Q। Q के जगह मैं लिख रहा हूं E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर F की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगी, इस फार्मूले से E इंटू कैपिटल E। समीकरण नंबर 1 से E का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में E का मान कितना आया है, V/L। तो यहां पर E की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू E कैपिटल V अपान स्मॉल l। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस पे क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, स्मॉल m हो तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण को दर्शाते हैं किससे, कैपिटल A से। फिर से बात करते हैं, हमने पढ़ा है 11th में, क्या पढ़ा है, गति का द्वितीय नियम। और गति का द्वितीय नियम में ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, F/m आएगा। तो यहां पर त्वरण A बराबर आ जाएगा F अपान m। कितना आ गया, F अपान m। अब हमने इसमें समीकरण 2 में F का मान निकाला है, क्या निकाला है, EV अपान L। ये वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 से F की वैल्यू इसमें रख देते हैं। समीकरण 2 से F का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, F का मान रखने पर, F का मान रखेंगे तो A बराबर F के जगह है EV अपान L, फिर इसमें क्या है अपान M। तो ये हो जाएगा त्वरण A बराबर EV अपान ML।
ये मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग, इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग, ये तापीय वेग किस गति के कारण होता है? ये अनियमित गति। जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किए थे तब इलेक्ट्रॉन उस समय भी गति कर रहा था, तो उसको क्या कहते हैं? तापीय वेग। यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक वेग के रूप में मान लेता हूं मैं u1। यदि इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग u1 व इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र के कारण वेग, इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र के कारण वेग, ये मैं मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र के कारण वेग v1 सदिश हो। तो क्या मान लिया? v1। ये पहले इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, ऐसे हम आगे और भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा है गति का प्रथम समीकरण, ये भी 11th में पढ़ा है, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो यहां पर v1 बराबर क्या आ जाएगा? u1 प्लस ए टी। टी की जगह पे मैंने क्या लिखा है? टाउ वन। टी की जगह मैंने क्या लिखा है? टाउ वन। जहां टाउ वन इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का धन आयन से दो क्रमागत टक्कर में लगा समय, इलेक्ट्रॉन का धन आयन से दो क्रमागत टक्कर में लगा समय। तो एक प्रकार का समय है टाउ वन, लेकिन यहां पर लिख रहा है कि धन आयन से दो क्रमागत टक्कर में लगा समय। हम लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण गति करता है तो किससे टकराता है? धन आयन से टकराता है। तो लगातार एक धन आयन से टकराने के पश्चात दूसरे धन आयन से टकराता है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको किससे दर्शाया है? टाउ वन से दर्शाया है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या मिल जाएगा? अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग मिल जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 प्लस ए टाउ टू, तीसरे इलेक्ट्रॉन का u3 प्लस ए टाउ थ्री डैश 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 होगी। ये हमने दर्शा दिया। अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग का। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, किसका? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं? चित्र में भी दर्शा दिया हूं। अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं? vd हो तो। और अनुगमन वेग की परिभाषा है वह नियत और औसत वेग। कौन सा वेग? नियत और औसत वेग। तो यहां पर औसत वेग बोल रहा है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, सबका वेग को जोड़ेंगे, ठीक है, और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन का वेग बटे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। तब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का औसत वेग प्राप्त होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, जहां n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसके बाद हमने u1, u2, u3 इसका मान हम लिखे हैं, तो यहां पर मान रखेंगे vd बराबर v1 के जगह हम रखेंगे u1 प्लस ए टाउ वन ए सदिश प्लस v2 की जगह u2 प्लस ए टाउ टू प्लस इसी क्रम में अंतिम क्या हो जाएगा? vn, ये हो जाएगा un सदिश प्लस ए टाउ n सदिश vn प्लस
ए सदिश टाउ एन और बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एन। अब यहां पर u1 सदिश प्लस u2 सदिश प्लस डैश 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 un सदिश, ये जितना u वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिखता हूं और इसके बटे n। उसके बाद a टाउ वाला जो टर्म है उसमें a कॉमन निकाल देता हूं, टाउ1 सदिश प्लस टाउ2 सदिश प्लस डैश 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 क्या लिखेंगे टाउ n, नहीं इसमें सदिश नहीं होगा टाउ वाले में क्योंकि समय है, क्या है ये समय है, तो ये टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा टाउ n, फिर बटे कितना हो जाएगा इसका बटा n। मैं ये लिख लेता हूं समीकरण नंबर 3। कितना लिख लिया समीकरण नंबर 3, एक बार देख लेते हैं समीकरण नंबर सही लगाया मैंने, यहाँ 3 लगा चुके हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 4। अब ये u1 सदिश प्लस u2 सदिश प्लस डैश 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 un सदिश, ये सब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग है और बटे n है उनका योग है, तो ये औसत तापीय वेग कहलाएगा किसका इलेक्ट्रॉन का। और अनियमित गति के कारण इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग को हम मान लेते हैं कितना 0 लेते हैं, औसत तापीय वेग को कितना लेते हैं 0। साथ ही साथ यहाँ पर जो समय लिए हैं टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैश डैश टाउ n बटे n, ये ध्यान देना विद्यार्थियों, इसको कहा गया है श्रांति काल, इसकी परिभाषा भी देखेंगे श्रांति काल, और इसको दर्शाया गया है किससे टाउ से, किससे दर्शाए हैं टाउ से दर्शाए हैं। ये जो दो क्रमागत धन आयन है के टक्कर में लगा समय का औसत है, ठीक है। तो यहां पर श्रांति काल क्या है, श्रांति काल होता है इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत धन आयन के टक्करों में लगा औसत समय, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत धन आयन के टक्करों में लगा समय, यह कहलाता है विद्यार्थियों श्रांति काल। तो यहां पर औसत के रूप में लिए हैं, तो दो क्रमागत धन आयन के टक्करों में लगा औसत समय कहलाता है श्रांति काल, इसको दर्शाते हैं टाउ से। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पर समीकरण 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, सॉरी समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, किस में रखेंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से ध्यान देना, समीकरण नंबर 4 में ये जो आया है इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 0 रखेंगे, मैं इसकी वैल्यू कितना रख देता हूं Vd सदिश इज इक्वल टू 0 प्लस इसके बाद A सदिश और इसके जगह पे क्या माने हम लोग श्रांति काल टाउ माने हैं, तो ये आ जाएगा A सदिश इंटू टाउ। तो यहां पर Vd सदिश अनुगमन वेग त्वरण A सदिश इंटू टाउ। इसके बाद यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, हमने समीकरण 3 जो निकाला था A बराबर क्या निकाले हैं EV/ml, क्या निकाले हैं A बराबर EV/ml, इसको हम यहां पर रख देते हैं, समीकरण 3 से A का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 3 से किसका मान रखेंगे A का मान रखेंगे, तो A का मान रखने पर अनुगमन वेग Vd सदिश बराबर A का मान था EV/ml और ये हो जाएगा टाउ। तो यहां पर अनुगमन वेग का फार्मूला प्राप्त हो गया है, अनुगमन वेग का फार्मूला मिला है Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहां पर समीकरण 3 में आया था A बराबर EV/ml, ये हमने इसमें रख दिया, इस A की जगह पे रख दिया हमने, क्या रखा इस A की जगह हमने रखा EV/ml इंटू टाउ। तो आज हमने
दो टॉपिक का विस्तार से अध्ययन किया है। पहला टॉपिक था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, दूसरा टॉपिक था अनुगमन वेग के लिए सूत्र का निगमन करना। ये हमने अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन किया। अब इसके बाद हमारा आगे का टॉपिक तीसरा वीडियो में अपलोड होगा।